दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमरे से मनोहर जी का गबार आवाज़ गूंजती है। शारदा, तुमने मेरी शर्ट प्रेस करी नहीं। अभी सुबह ही तो टेबल पर रखी थी। पता नहीं साफ सफाई के चक्कर में मेरी फाइलें यहाँ की वहाँ कर देती हो। अब जल्दी से कमरे में आकर मेरी फाइल ढूंढ कर दो। शारदा जी, जो कि सुबह सुबह रसोई में नाश्ता और खाना दोनों ही बना रही हैं, हड़बड़ाकर कमरे में आती हैं और बेड पर रखी हुई फाइल उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहती हैं, यही बेड पर फाइल रखी थी लेकिन आपने देखा ही नहीं। तो बड़ी ही रौब के साथ मनोहर जी कहते हैं, मैंने सुबह फाइल टेबल पर रखी थी, तुम इधर उधर कर दो तो इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हें ही उठाकर देनी पड़ेगी। और मेरा नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? शारदा जी कहती हैं, जी आपका नाश्ता तैयार हो गया है। आपने कल ही बताया था कि आलू के पराठे खाने हैं। मैंने गर्मा गर्म आलू के पराठे सेक दिए हैं और आपके ऑफिस के लिए भी पैक कर दिए हैं। ठीक है, तो मेरे पराठे डाइनिंग टेबल पर रखो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। शारदा जी वापस से रसोई में आकर मनोहर जी और अपने बेटे के लिए टिफिन पैक करने लगी। थोड़ी ही देर में मनोहर जी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। जैसे ही बैठे तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी शारदा जी को फिर से आवाज लगाई, शारदा, ये क्या है? आलू के पराठे के साथ तुमने दही तो दिया नहीं। सुबह के कामों में इतनी हड़बड़ी होती है कि शारदा जी को याद ही नहीं रहा कि उनके पति को आलू के पराठे के साथ दही अच्छा लगता है। गैस पर चढ़े हुए तवे को नीचे उतार कर रख देती हैं। फ्रिज से दही निकालकर मनोहर जी को देती हैं। मनोहर जी फिर से चिल्लाकर कहते हैं, शारदा, तुम कोई काम ढंग से नहीं करती। इसमें धनिया मिर्च और नमक कौन डालेगा? 40 साल से ऊपर हो गए हैं तुम्हें मेरे साथ रहते रहते, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बिना कमी के तुमने मुझे खाना परोसा हो। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करती हो। जी अभी लाती हूँ। इतना कहकर शारदा जी धनिया मिर्च काटने लगी, तभी बाहर से बहू बेटे निकल कर आए। मधु शारदा जी के पास रसोई में आई तो कहती है, माँ जी लाओ धनिया मिर्च मैं काट दूँ और टिफिन भी पैक कर लेती हूँ। शारदा जी कहती हैं, ठीक है बेटा, तू जल्दी से अपना और दोनों लोगों का टिफिन लगा ले। आज पता नहीं कैसे लेट हो गई, जिसकी वजह से सारा काम लेटे हो गया। और तुम्हें तो पता है, अगर जरा सा भी काम लेट होता है तो तुम्हारे ससुर जी कितना गुस्सा करते हैं। मधु को अपने ससुर जी का व्यवहार पसंद नहीं आता। वो सासू माँ को एक मशीन की तरह पूरे दिन काम में लगाए रहते हैं। अपना एक काम नहीं करते, सामने रखी चीज भी उठा कर नहीं लेते। मुझे इस घर में आए हुए साल से ऊपर हो गया। मैंने ससुर जी को कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी भरकर पीते हुए नहीं देखा, जबकि सासू माँ की भी उम्र हो गई है। घुटनों के दर्द की वजह से ठीक से ना तो चला जाता है, ना खड़ा हुआ जाता है। मधु रसोई में अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने कितनी बार एक हेल्पर रखने के लिए कहा, लेकिन पापा जी रसोई में हेल्पर को घुसने ही नहीं देते। मेरी नौकरी है, जिसकी वजह से सुबह के समय मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करा पाती। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ कि तू नौकरी करती है, लेकिन शाम के समय का सारा काम तो तू ही करती है। हाँ, एक समय का काम मुझ पर पड़ जाता है, लेकिन शाम का कोई भी काम तू मुझे करने नहीं देती। लेकिन माँ जी, सुबह का काम भी आपकी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अब कुछ भी हो जाए, मैं आपके लिए एक हेल्पर ढूंढ करूँगी। पापा जी कितना भी मना करें, फिर भी मैं रखूँगी। बहू की बात सुनकर शारदा जी कुछ नहीं कहती, क्योंकि सच में उनसे इतना सारा काम नहीं बनता और एक हेल्पर तो वो खुद भी रखना चाहती हैं, लेकिन पति मनोहर जाल जी की वजह से और घर में किसी भी काम वाली को नहीं रख पाती, क्योंकि मनोहर जी नहीं चाहते कि कोई बाहर का व्यक्ति उनके घर में रसोई में घुसे। तभी शारदा जी के बेटे राकेश की आवाज आती है,
मधु, मेरे दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालकर दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मधु रसोई से ही दो टूक जवाब देते हुए कहती है, दूध में कॉर्नफ्लेक्स आप ही डाल लीजिए, मैं टिफिन पैक करी हूँ। बहू के दो टूक जवाब को सुनकर शारदा की बहू का मुंह ताकती रह गई, क्योंकि आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई मनोहर जी को उनके काम को मना करने की। मनोहर जी ने चाहे आधी रात को कुछ बनाने को कहा हो, तो शारदा जी ने वो काम किया है। बहू के मना करने से शारदा जी थोड़ा सा सहम गई। कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू पर चिल्लाने लगे, क्योंकि मनोहर जी हमेशा यही करते हैं। जरा सा लेट होता है तो वो शारदा जी पर चिल्ला पड़ती हैं। वो बहू से कहती है, मधु जा बेटे को दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल दे, ऐसे काम के लिए मना नहीं करती। माँ जी, आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं, जो पास में रखी कटोरी में कॉर्नफ्लेक्स भी ना डाल सके। डाइनिंग टेबल पर सारा सामान रखा हुआ है, वो खुद भी दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल सकता है। क्या इतना भी काम करना नहीं आता? और फिर मेरे लिए 10 काम होते हैं, मैं भी ऑफिस जाती हूँ, उसके बावजूद भी घर के सारे काम करती हूँ। तभी मनोहर जी की आवाज़ फिर से सुनाई देती है, शारदा टिफिन पैक हो गया हो तो देकर जाओ। शारदा जी जल्दी से टिफिन देती हैं। मनोहर जी टिफिन को लेकर कचहरी की ओर निकल जाते हैं। मधु अपना और राकेश का टिफिन पैक करके बाहर आती है और राकेश से कहती है, राकेश, आज तुम एक्टिवा से ऑफिस चले जाओ, मैं कार से चली जाती हूँ, क्योंकि आज मुझे लौटते समय अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाना है। पड़ोस की रचना और रीना भी मेरे साथ जाएंगी। ये बात सुनकर राकेश भड़क जाता है। मैं क्यों एक्टिवा से चला जाऊं? एक्टिवा से ऑफिस तुम जाओ, और अगर तुम्हें अपनी सहेलियों के साथ ले जाना है तो कैब करके जाना। मैं इतनी धूप में एक्टिवा से नहीं जाऊंगा, और फिर ऑफिस में इतना रुतबा है, कार से जाता हूँ, एक्टिवा से जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे? ये बात तो आपको कार खरीदते समय सोचनी चाहिए थी। कार खरीदने में जो AIM जाती है वो आधी आधी जाती है। उस कार की EMI आधे पैसे जाते हैं, और वैसे भी पूरे महीने कार आप ही चलाते हैं। सिर्फ महीने में एक दिन की बात होती है जब मैं आपसे कार लेती हूँ। लेकिन राकेश इतनी आसानी से अपनी पत्नी को कैसे देता? पत्नी कार से जा रही है और मैं एक्टिवा से ऑफिस जाऊंगा। पत्नी कार से ऑफिस जाए और मैं एक्टिवा से जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मधु ने EMI के आधे आधे पैसों की बात छेड़ दी तो राकेश चिढ़ गया। मधु की किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही टिफिन उठाकर कार की चाबी लेकर ऑफिस निकल गया। ये बात मधु को बहुत खराब लगी कि घर में एक ससुर जी हैं जो सासू माँ पर रौब जमाते हैं, और एक राकेश है जिससे मैं कुछ भी कहूँ उसके अहम को ठेस लग जाती है। मुझे कमतर और हमेशा खुद को मर्द साबित करने में तुला रहता है। राकेश के व्यवहार से मधु बहुत दुखी है। वो बिना नाश्ता किए ही टिफिन उठाकर ऑफिस चली जाती है, तो शारदा जी बहू का हाथ पकड़कर कहती हैं, ना बेटा, भूखे पेट घर से नहीं निकलते, कुछ खा कर जाओ। चल, तेरे लिए भी दूध और कॉर्नफ्लेक्स बना कर रखे हैं, नहीं तो मेरे हाथ का गर्मा गर्मा आलू पराठे खा ले। नहीं माँ जी, मेरे पास समय नहीं, नाश्ता करूँगी तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगी। अरे रुक बेटा। जल्दी से शारदा जी टिश्यू पेपर में एक पराठा रोल करके बहू को हाथ में पकड़ा देती हैं। बेटा, खड़े खड़े ही खा ले, और अपने घुटनों को पकड़कर पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती हैं। मधु से अपनी सासू माँ का घुटनों का दर्द छुपा नहीं था। उनके घुटनों में हमेशा दर्द रहता है। सासू माँ के चेहरे से समझ आ रहा था कि आज उनके पैरों में कुछ ज्यादा दर्द है। मधु कहती है, क्या हुआ माँ जी, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? हाँ बेटा, 2 दिन से पता नहीं क्यों घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। दवा खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, और आज तो खड़े होने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ये सुनकर मधु को अपनी सासू माँ पर बड़ी दया आती है। गले लगाकर कहती है, माँ जी, आप भी नाश्ता करके आराम कर लेना।
मैं ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूंगी, जिससे घर के काम करने के बाद मैं किटी में जा सकूं। वैसे भी आज की किटी मैंने प्लान की है और मेरी ही निकली है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर मधु फटाफट से स्कूटी लेकर ऑफिस के लिए चली गई। पीछे से शारदा जी पूरी डाइनिंग टेबल को साफ करती रहती हैं। हालांकि मधु ने उन्हें मना करके गई थी, लेकिन शारदा जी के मन में एक बात खाई जा रही थी कि अगर घर में सारा काम फैला हुआ छोड़कर आराम करेंगी, इस बीच कोई घर में आया तो क्या सोचेगा कि मेरा घर कितना फैला रहता है, मैं कोई काम नहीं करती। दर्द होते हुए भी शारदा जी धीरे धीरे घर के और रसोई के काम समेटने लगती हैं। दोपहर के 12 बज जाते हैं, तब जाकर वो काम समेट पाती हैं। फिर अपने कमरे में जाकर 1 घंटे आराम कर ही पाती हैं कि मनोहर जी ऑफिस से आज जल्दी आ गए। थोड़ी देर बाद बहू भी आ गई। दोनों आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे। तो शारदा जी कहती हैं, क्या हुआ आज आप दोनों जल्दी आ गए? मधु कहती है, माँ जी मैं तो आपसे कह कर गई थी कि ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी घर के काम समेटने के लिए। उसके बाद मुझे किटी में जाना है, इसलिए मैंने आज हाफ डे लिया। सुबह आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन माँ जी आपने तो घर के सारे काम समेट लिए, मैंने मना करा था। माँ जी आज पिताजी इतनी जल्दी कचहरी से कैसे आ गए? हाँ बेटा, वो तो मैं भी सोच रही हूँ। तभी मनोहर जी कहते हैं, आज मेरे दोस्त शाम को खाने पर आ रहे हैं। मेरे पुराने मित्र हैं, चारों लोग अयोध्या जी घूमने जा रहे हैं और हमारा घर रास्ते में पड़ता है, तो हमने हमारे घनिष्ठ मित्र सबको बढ़िया स्वादिष्ट खाने के लिए बुलाया है। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शारदा मेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाओ। ससुर जी का फरमान सुनकर मधु सर पकड़कर बैठ जाती है। उसे ससुर जी पर बहुत गुस्सा आता है। उससे रहा नहीं जाता और कह देती है, ये क्या बात है पिताजी? अगर आपके दोस्त आ रहे हैं तो ये बात आपको पहले बतानी चाहिए। माँ जी की तबीयत पहले से इतनी खराब है, उनके घुटनों में दर्द है। आज मेरी किटी पार्टी है, माँ जी अकेले इतना खाना कैसे बनाएंगी? फिर किटी पार्टी मुझे नहीं पता था, और फिर मेरे मित्र का फोन ऑफिस जाने के बाद आया है। और जरूरी तो नहीं कि मैं हर बात तुम लोगों को बताऊं। इतना बता दिया कि मेरे मित्र आ रहे हैं, उनके खाने का इंतजाम करो, यही बहुत है। शारदा जी अपने पति की किसी बात को टाल नहीं पाती थी, भले ही उनकी तबीयत ठीक हो या ना हो। इससे मनोहर जी को कोई लेना देना नहीं था। बस 4 लोगों के बीच में उनका रुतबा बना रहना चाहिए, भले ही इसके लिए पत्नी कोल्हू की बैल की तरह रहे। शारदा जी की उम्र का लिहाज किया जाए और ना ही कभी उनके जज्बातों का। सीधी सादी शारदा जी ने कभी मनोहर जी को पलटकर जवाब नहीं दिया, और मनोहर जी की ये आदत बन गई, हर काम अपनी पत्नी से करवाना। मधु भी क्या करती? जिंदगी के इतने सारे साल उसकी सास ने अपने पति की सेवा करते करते और उनके हुक्म मानते मानते निकाल दी, और आज जब उनके पति हुक्म देते हैं तो वो मना नहीं करती। मधु थोड़ा बहुत उनकी तरफदारी करती भी हैं तो ससुर जी अपना रौब झाड़कर मधु का मुंह बंद कर देते हैं। अगर कभी शारदा जी मधु का साथ दे तो मधु कुछ कर भी पाए। घुटनों में दर्द होने के बावजूद भी मनोहर जी के कहे अनुसार शारदा जी रसोई में ढेर सारा खाना बनाने लगी। सासू माँ को इतना खाना बनाते देख मधु अपनी सहेलियों को फोन करके किटी के लिए मना कर देती है। घर में कुछ काम आ गया है, इसलिए आज किटी कैंसिल है, किसी और दिन करेंगे। दोनों सास बहुएं मिलकर सबके लिए खाना बनाती हैं। तब तक मनोहर जी के सभी मित्र आ गए। मधु सबके लिए खाना परोसती है। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए मनोहर जी, उनके दोस्त और बेटा राकेश खाना खा रहे हैं। बीच बीच में राकेश भी मधु को ऑर्डर देते हुए कहता है, कभी पानी दे जाओ तो कभी न अचार दे जाओ। इस बात से मधु बड़ी ही झुंझला रही है। इतने मन से खाना बनाने के बाद भी मनोहर जी ने खाने में नुक्स ही निकाल दी।
बिरयानी में मसाला कम है। मीठे में कुछ बना या नहीं? शारदा, मीठे में बेसन का हलवा बना कर लाओ। शारदा जी गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर बेसन का हलवा बनाने ही जा रही थी कि मधु उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रहने दीजिए माँ जी, मैंने मीठे में गुलाब जामुन ऑर्डर करे हैं। तभी डोरबेल बजती है। मधु कहती है, देखो माँ जी, आ भी गए। मधु सभी को प्लेटों में गुलाब जामुन निकाल कर देती है। गुलाब जामुन को देखकर मनोहर जी आंखें तरेरते हुए कहती हैं, ये क्या है मधु? मैंने तो बेसन का हलवा बनाने के लिए कहा था और तुमने बाजार के गुलाब जामुन ला कर रख दिए। तुम्हें पता है मैं बाजार की कोई चीज नहीं खाता। शारदा से कहो जल्दी बेसन का हलवा बनाए। पिताजी, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, पूरे दिन से काम में लगी हैं। आपने मीठा खाने के लिए कहा था। अब मीठा चाहे घर का बना हो या बाहर का, इससे क्या फर्क पड़ता है? मीठा तो मीठा होता है। आप हलवे की जगह गुलाब जामुन खा लीजिए। बहू के जवाब को सुनकर मनोहर जी आग बबूला हो गए। आज तक उनकी पत्नी ने भी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया, या फिर ये कहिए, किसी औरत ने आज तक उन्हें पलटकर ऊंची आवाज में जवाब नहीं दिया। और बहू ने आज जब उनके सभी मित्रों के सामने पलटकर जवाब दिया, तो मनोहर जी का गुस्से का ठिकाना नहीं था। मनोहर जी को गुस्से को देखकर शारदा जी सर से पैर तक कांप जाती हैं। बहू, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो अनर्थ हो गया। तुमने अपने ससुर जी के मित्रों के सामने उनके काम को मना किया। शारदा जी को शांत करते हुए मधु कहती है, ठीक है मादी, पिताजी जो कहेंगे देख लेंगे, पर इस तरह उनकी मनमानी नहीं होने देंगे। सारे काम करो फिर भी कमियां निकालते हैं। सिर्फ अपना रुतबा 4 लोगों में दिखाना है। दोनों सास बहुएं रसोई में ये सारी बातें कर रही थीं कि उधर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए मनोहर जी के मित्र कहते हैं, अरे मनोहर, कोई बात नहीं, हम गुलाब जामुन खाकर मुंह मीठा करेंगे। गुलाब जामुन भी मीठा होता है, कड़वा नहीं। माहौल को हल्का बनाने के लिए उनके मित्र कोशिश करते हैं। तब तक रसोई में राकेश मधु पर आकर चिल्लाने लगता है, ये क्या तरीका है मधु? सबके सामने तुमने पिताजी से इस तरह बात की। तुम्हें शर्म आती है या नहीं? बड़ों से बात करने का तरीका नहीं। मधु पलटकर राकेश को जवाब देती है, तुम तो चुप ही रहो राकेश। तुमने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। तुम्हें अपनी माँ का दर्द दिखाई नहीं देता। मर्द होने के कारण तुम उनके आंसू पोंछ भी नहीं सके। तुम्हें पता है कि आज माँ के घुटनों में कितना दर्द हो रहा था। जैसे तुम्हारे पिताजी हैं वैसे ही तुम हो। तुम्हारी माँ की पूरी जिंदगी रसोई में काम करके और साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ कर नहीं रहूंगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद को उनका बेटे कहते हुए। इतना कहकर मधु शारदा जी का हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले गई। तभी मनोहर जी पीने के लिए पानी मांगते हैं, तो मधु कमरे से राकेश को आवाज देते हुए कहती है, राकेश, जरा पिताजी को पानी दे दो। राकेश सबके सामने पानी तो देता है, लेकिन फिर से दंदनाते हुए कमरे में आता है। शर्म नहीं आती पति को काम बताते हुए? मैं तुम्हारा पति हूँ, गुलाम नहीं। अपने ससुर और पति की तकियानूसी विचारों की वजह से मधु बुरी तरह से तंग आ चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वो उनकी तकियानूसी विचारों को बदल के रहेगी, या फिर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए अपनी सास को लेकर चली जाएगी। रहे ये दोनों बाप बेटे अहम को लेकर, फिर देखते हैं कैसे काम करते हैं। घंटे भर तक सासू माँ को समझाती हैं, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। जैसा मैं कहती हूँ वैसा आप करते जाना। तो कम से कम कुछ चुप ही रहना, कुछ कहना मत। अब जो करना होगा मैं करूँगी। मधु अपने ससुर और पति को बदलने के लिए कमर कस देती है। मधु अपनी एक सहेली को फोन करती है और मेड के बारे में बात करती है कि उसे मेड की जरूरत है। मधु ने अगले दिन आने के लिए बोल दिया। इधर सभी मित्रों के जाने के बाद मनोहर जी गुस्से से लाल थे।
वो ना तो शारदा जी से बात कर रहे थे और ना ही बहू से। चुपचाप जाकर कमरे में सो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह डोरबेल बजी। उस समय मनोहर जी आंगन में थे। दरवाजा खोला तो सामने पिंकी थी। वो कहती हैं, साहब जी, मैं मधु, मधु मैम ने बुलाया है। ये सुनकर मनोहर जी कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले मना किया था, इस घर में कोई काम करने नहीं आएगा, फिर तुमने इसे क्यों बुलाया। मधु कमरे से बाहर आती है। पिताजी, मैं ऑफिस चली जाती हूँ। पीछे से माँ जी को इतने सारे काम करने पड़ते हैं। उन्हीं की हेल्प के लिए मैंने इसको बुलाया है। अब ये रसोई में बर्तन भी धुलेगी, घर की साफ सफाई भी करेगी और माँ जी की रसोई में आटा लगाने में, सब्जियां काटने में सहायता करेगी। पिंकी का हाथ पकड़कर मधु उसे घर के अंदर लाती है। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आज बहू के बदले हुए तेवर देखकर मनोहर जी को लग रहा था कि अगर वो आगे कुछ कहेंगे तो बहू उसका भी जवाब देगी। अच्छा है कि हम चुप ही रहें, क्योंकि बहू अब सुनने को नहीं, सुनाने के मूड में आ जाएगी। एक्टिवा से जाते ही उसी से जाओ, तपाक से मधु जवाब देते हुए कहती है, राकेश, मैंने डिसाइड किया है कि जब हम दोनों कार की ईएमआई आधी आधी भरते हैं तो महीना के 15 दिन कार तुम चलाओगे और 15 दिन कार मैं चलाऊंगी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ईएमआई देना बंद करूंगी। वैसे तो मुझे कार से जाने का कोई शौक नहीं, लेकिन तुमने उस दिन एक दिन के लिए भी मुझे कार देने से मना किया। जरूरी काम होने पर भी तुम मुझे कार नहीं देते, इसलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। राकेश आगे कुछ कहता उससे पहले ही मधु कार को लेकर ऑफिस चली जाती है। राकेश उसका मुंह ताकता रह जाता है। शाम को ऑफिस से जाने के बाद मधु शारदा जी से कहती है, माँ जी, आपको पता है दुनिया में क्या चल रहा है, कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती। हमारे घर का पास वाला मंदिर है, कभी कभार उधर चली जाया करो, आपको अच्छा लगेगा। कितने दिन हो गए घर से बाहर निकली हो। फिर मधु शारदा जी को आईने के सामने खड़ा करते हुए कहती है, कितने दिनों से आपने आईना नहीं देखा। माँ जी, शक्ल देखी है आपने? वैसे तो आप पिताजी से उम्र में 7 साल छोटी हैं, लेकिन उनसे 10 साल बड़ी लगती हैं। पूरी जिंदगी पिताजी की सेवा में निकाल दी, लेकिन पिताजी ने कभी आपके लिए कुछ किया है क्या, सिवाय ऑर्डर देने के या आप पर अपना हक जताने के। कभी दुख तकलीफ में भी उन्होंने आपके सर पर हाथ नहीं फेरा, और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो आप एक पैर पर खड़ी होकर सेवा करने में लग जाती हैं। मैं उनकी सेवा करने को गलत नहीं कह रही, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब होती है तो उनका भी फर्ज बनता है आपकी सेवा करने का, लेकिन तब तो उनका अहम बीच में आ जाता है, मर्द होने का, कि हम तो मर्द हैं तो एक औरत की सेवा कैसे कर सकते हैं। पूरी जिंदगी बनकर खिलाने वाली औरत को वो 2 दिन खाना बनाकर नहीं खिला सकते। सिर्फ दुकान से 2 दवाई लाकर देने भर से वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं, और उस पर भी वो एहसान जताने से पीछे नहीं हटते कि वो तुम्हारे लिए दवाई लेकर आए हैं। ये नहीं देखते कि तुम उनके लिए कितना कुछ करती हो। तुम्हारे ऊपर हक जताना वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। आज मधु की बातों को सुनकर शारदा जी को लग रहा है कि उनकी बहू सच ही तो कह रही है। घर में एक बहू ही है जो उनके लिए इतना कुछ सोचती है। इससे पहले तो उन्होंने इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपना फर्ज समझकर निभाती आई। मधु कहती है, माँ जी, आज आपने कपड़े बदल लीजिए और मेरे साथ चलिए, आपको पार्लर लेकर चलती हूँ। थोड़ा सा फेशियल करवाऊंगी, फिर देखना आपका चेहरा कैसे चमक जाएगा। हंसते हुए मधु चाहती है तो माँ शारदा जी भी खुद को आज रोक नहीं पाती। ठीक है बहू, और माँ जी, हम लोग शॉपिंग पर भी चलेंगे। जल्दी से रेडी हो जाइए,
सास बहू दोनों शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार हैं। तब तक ऑफिस से मनोहर जी और राकेश जी भी आते हैं। कहाँ जा रही हो मधु? और माँ को कहाँ ले जा रही हो? राकेश, माँ जी बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गई या फिर बहुत सालों से नहीं निकली, इसलिए शॉपिंग कराने ले जा रही हूँ। तुम लोग घर से बाहर जा रही हो तो खाना कब बनेगा? और कॉफी का समय है। तुम्हें पता तो है ऑफिस से आने के बाद मैं कॉफी पीता हूँ और पिताजी भी चाय पीते हैं। आज मधु की जगह शारदा जी बोल पड़ती हैं। खाना कैसरोल में बना रखा है, परोस कर खा लेना। और चाय कॉफी पीने का इतना शौक है तो खुद बना लो। इतना कहकर शारदा जी बहू के साथ बाजार चली गईं। शारदा जी की बात सुनकर मधु खुश थी। जब पार्लर से शारदा जी वापस आईं, तो सच में आज उन्होंने बहुत समय बाद आईना देखा। वो कितनी अच्छी लग रही हैं। कभी उन्होंने अपनी सजने संवरने पर ध्यान नहीं दिया। गोभी की सब्जी धनिया चटनी में व्यस्त थी। कभी खुद के ऊपर ध्यान देने का समय नहीं। घर में होने वाले बदलाव से शारदा जी खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी बेड़ियां टूटी। बाजार में मधु शारदा जी को उनकी पसंद की बहुत साड़ियां खरीदवाती है। दूसरे दिन जब मनोहर जी ऑफिस जाते हैं तो उधर से ही फोन करते हैं कि आज उनके ऑफिस के कुछ लोग घर पर आने वाले हैं। उनके लिए चाय पकौड़ी सैंडविच वगैरह का रखना। शाम को जब मनोहर जी अपने मित्रों को लेकर आए तो शारदा जी को देखकर रंग रह गए। शारदा जी ने बढ़िया सा कॉटन का नीले रंग का प्लाजो सूट पहना था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। बहू ने एक पर्स दिया तो हाथ में पर्स लिए हुए हैं। दोनों सास बहुएं कहीं जाने के लिए तैयार थीं। इतना सज सज कर कहाँ जा रही हो? और चाय नाश्ते का क्या हुआ? अभी तक बनाया कि नहीं? अब तक बहू के साथ रहने से शारदा जी में इतना आत्मविश्वास तो आ गया था। मैं बहू के साथ थिएटर में पिक्चर देखने जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बुढ़ापे में पिक्चर देखने जा रही हो। कभी सिनेमा हॉल, बड़ी आई पिक्चर देखने वाली। तो शारदा जी कहती हैं, अगर आपने दिखाया होता तो जरूर देखती। कभी लेकर ही नहीं गए। अकेले दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाते हैं। शारदा जी के मुंह से जवाब सुनकर कुछ समय के लिए तो मनोहर जी सन्न रह गए, क्योंकि साथ में उनके मित्र भी खड़े हुए हैं। मनोहर जी कहती हैं, तुमने ये सूट किससे पूछकर पहना? अभी तक तो साड़ी पहनती थी। क्यों, सूट में क्या बुराई है? पूरा शरीर तो ढका है। पूरी जिंदगी आपके कपड़ों पर प्रेस और कलफ लगाते लगाते निकल गई। जिंदगी में प्रेस वाले कपड़े नहीं पहने, सिर्फ आपकी सेवा की। आपको चमचमाते हुए कपड़े पहनाती रही। मेरी वजह से आपकी जिंदगी चमक रही है। तभी मधु शारदा जी का हाथ पकड़कर कहती है, अरे माँ जी, चलिए नहीं तो हमारी मूवी निकल जाएगी। राकेश झुंझलाते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? पापा जी के साथ घर में कितने लोग आए हैं, उनके चाय नाश्ता का इंतजाम करना है। अरे तो उनका लाडला भी तो घर पर है, वो क्या करेगा? क्या चाय नाश्ते का इंतजाम उनका बेटा नहीं कर सकता? और अगर कुछ बनाना नहीं आता तो आज के समय पर ऑनलाइन सब कुछ मिलता है। ऑर्डर कर दीजिए, हर चीज़ घर पर अवेलेबल हो जाएगी। मैं और माँ जी मूवी देखने जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं। और हाँ, अब से अपने छोटे मोटे काम करना सीख जाइए। हम आपके छोटे मोटे कोई काम नहीं करेंगे। इतना कहकर मधु शारदा जी को लेकर मूवी देखने के लिए निकल गई। पीछे से मनोहर जी और उनका बेटा राकेश एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। राकेश फटाफट से अपने पिताजी के मित्रों के लिए ऑनलाइन स्नैक्स ऑर्डर करता है। मनोहर जी के एक मित्र उनसे कहते हैं, मनोहर, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी बहू मिली, वरना आजकल की बहुएं कैसी होती हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। और तुम्हारी पत्नी ने भी तुम्हारा बहुत साथ दिया। मेरी पत्नी तो मुझे 10 साल पहले छोड़कर भगवान के पास चली गई। पत्नी के बिना जिंदगी अधूरी है। जाने के बाद ही मुझे उसकी कदर हुई। मेरी जिंदगी में उसकी क्या अहमियत थी,
जब तक वो मेरे साथ थी तब तक ना मैं उसकी खूबियों को देख पाया, ना उसकी कदर कर पाया। जाने के बाद मुझे समझ में आया कि वो कितनी अच्छी थी। अगर घर में औरतें ना हों तो घर घर नहीं, भूतिया घर हो जाता है। औरतों की वजह से ही मकान की चार दीवारें घर बन जाती हैं। आज मेरे घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जब घर के अंदर जाता हूँ तो वही चार दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं। बहू बेटे नौकरी पर हैं, घर में अकेला रहता हूँ। जीते जी पत्नी की कदर कर लो, वरना मरने के बाद सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहेगा। और सच में शारदा जी और मधु के जाने के बाद बाजार से नाश्ता मंगवाने पर भी बाप बेटे मिलकर दो लोगों की व्यवस्था नहीं संभाल पाए, जबकि शारदा जी ने तो पूरी जिंदगी कितने कितने लोगों का खाना बनाया है। नाश्ता तो छोटे मोटा काम है। राकेश को भी आज अपनी माँ की अहमियत समझ आ रही थी कि सच में माँ रसोई में कितना काम करती है। दोनों बाप बेटे मुंह लटकाए अपनी पत्नी और बहू के आने का इंतजार कर रही हैं। कहीं न कहीं उनके मन में पश्चाताप की ज्वाला धड़क रही है। जैसे ही सास बहू रात के 9 बजे घर वापस आए तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगा है। ये देखकर शारदा जी की आंखें और मधु की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगी और सोचने लगी, ये खाना किसने बनाया। तभी मनोहर जी और राकेश रसोई से निकल कर आते हैं। उनकी हालत देखकर दोनों की हंसी छूट जाती, क्योंकि रसोई में सारा काम वही दोनों कर रहे थे। किसी के सर पर आटा लगा हुआ है तो किसी की नाक पर, और रसोई का तो वो हाल कर दिया है कि पैर रखने की जगह नहीं। मनोहर जी कहते हैं, शारदा आज मैंने जिंदगी में पहली बार तुम्हारे लिए खाना बनाया है। तुम लोग बैठो, आज हम दोनों तुम्हें खाना परोसेंगे। पूरी जिंदगी तुमने परोसा है, आज हमारे हाथ का खाना खाओ। ये देखकर शारदा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। शारदा जी बहू को गले लगाती हैं। मनोहर जी और राकेश जी दोनों ही शारदा जी से माफी मांगते हैं और आगे से अपने व्यवहार को सुधारने का वादा करते हैं। आज बहू को अपने बेटे से ज्यादा बहू पर फिक्र हो रहा था। भगवान मेरी जैसी बहू सबको दे।